हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से अभिनंदन है CRS ईडू वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमने लास्ट क्लास में बायोलॉजी क्लास 10th का जो है बिहार बोर्ड के लिए वो उसको स्टार्ट कर दिया था, जिसमें फर्स्ट लेसन को हमने वन शॉट में कवर अप किया था, जो कि क्या था हमारा जैव प्रक्रम यानी पोषण। जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण वाला अध्याय। आज की क्लास में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा सेकेंड चैप्टर है श्वसन, उसको कंप्लीट करते हैं। ये भी वन शॉट ही होगा और इसमें हम पूरे अध्याय को स्मूथली कवर करेंगे। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, क्यों? क्योंकि तू इंसान है, कोई अवतार नहीं। हारेगा तू हर बार नहीं। तो इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो अध्याय है वो क्या है, श्वसन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पायरेशन। आपको पता है पोषण में हम लोग क्या करते हैं, पोषक तत्वों यानी भोजन को ग्रहण करते हैं। ये जो पोषक तत्व होते हैं ये अंतिम रूप से ग्लूकोज के रूप में हमारी शरीर की कोशिकाओं में जमा रहते हैं। जो पोषण हम लोग करते हैं उससे जो प्राप्त होते हैं पोषक तत्व वो ग्लूकोज के रूप में अवशोषित होकर हमारी कोशिकाओं में जमा रहते हैं। फिर जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं तो ये ऑक्सीजन आता है और इस ग्लूकोज को तोड़कर इससे ऊर्जा बनाता है। क्या बनाता है? ऊर्जा। ग्लूकोज जैसे ही टूटेगा उससे ऊर्जा बनेगा और यह जो ऊर्जा है यह ATP के रूप में हमारे अंदर क्या रहता है, संचित रहता है। ATP का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग ग्लूकोज को तोड़कर उससे एनर्जी की प्राप्ति करते हैं। अब देखिए, ग्लूकोज को जो तोड़ना है, ग्लूकोज का पूर्ण इसको जो तोड़ेंगे यानी इसका पूर्ण अपघटन, पूर्ण ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ग्लूकोज में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन, ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन देते हैं तो ये अच्छे से टूट पाता है। क्वेश्चन है कि क्या हमेशा ही इसको सिर्फ ऑक्सीजन के माध्यम से ही तोड़ सकते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ग्लूकोज जो है इसको हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ेंगे तो पूरा टूट जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तोड़ेंगे तो पूरा नहीं टूटेगा, पर ये टूट जाता है। और कभी कभी ऑक्सीजन रहती है पर कम मात्रा में, इसको हम लोग ऑक्सीजन का अभाव बोलते हैं। तो जब ग्लूकोज को हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ते हैं तो इस तरह के शोषण को हम लोग ऑक्सी शोषण बोलते हैं या इसी को वायवीय शोषण बोलते हैं। और जब हम ग्लूकोज को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या ऑक्सीजन के अभाव में तोड़ते हैं तो इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, अनॉक्सी शोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनॉक्सी शोषण। तो अनॉक्सी शोषण का मतलब जब ग्लूकोज को हम लोग ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या ऑक्सीजन के अभाव में तोड़ते हैं और उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। टूटेगा तो ऊर्जा बनेगा ही ATP के रूप में। तो ऑक्सी शोषण में क्या होता है, पूर्ण रूप से टूट जाता है, यानी पूर्ण ऑक्सीकरण होता है किस में, ऑक्सी शोषण में, और अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा किस में, अनॉक्सी शोषण में। तो ATP तो इसमें भी बनेगा और ATP इसमें भी बनेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ग्लूकोज टूटेगी तो ATP ऊर्जा बनेगा, लेकिन ज़्यादा ATP किस में बनेगा, पूर्ण ऑक्सीकरण में यानी कि ऑक्सी शोषण में, और अनॉक्सी शोषण में कम ATP बनेगा। अब ये होता कैसे है, तो देखिए, सबसे पहले ग्लूकोज जो है, क्योंकि हमने बताया जो भी पोषण के माध्यम से पोषक तत्व ग्रहण होते हैं उनका अवशोषण होता है तो वो ग्लूकोज बन जाते हैं और ग्लूकोज के रूप में कोशिका में रहते हैं। तो कोशिका में एक हम लोग बना लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। आपने पढ़ा होगा द पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कोशिका का ऊर्जा गृह या कोशिका का पावर हाउस क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इसी में ATP के रूप में ऊर्जा संचित रहता है। तो एक माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं और एक हमारा ये है कोशिका का द्रव यानी कोशिका द्रव। बस यहाँ आपको समझना है। जो हम लोग ग्लूकोज लाते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, C6H12O6। तो हमारा जो ग्लूकोज होता है पहले ये कोशिका द्रव में किस में टूट जाता है, पायरूवेट में। किस में? पायरूवेट में। और फिर पायरूवेट को जब क्या करते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो या ऑक्सीजन का अभाव हो, ऑक्सीजन के अभाव में ये लैक्टिक अम्ल बन जाता है। क्या बन जाता है? लैक्टिक अम्ल। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये इथेनॉल बन जाता है, इथेनॉल।
और इथेनॉल के साथ साथ कौन सा गैस निकलता है, CO2 गैस। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में देखो ग्लूकोज जो है ये कोशिका द्रव में किस में टूट जाता है, पायरूवेट में। पायरूवेट टूटकर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटेगा तो इथेनॉल और CO2 बनाता है। ऑक्सीजन के अभाव में टूटता है तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। जब तो देखो ये अभाव में टूट रहा है, ये अनुपस्थिति में, यानी ये दोनों ही क्या है, अनॉक्सी शोषण है। क्या है, अनॉक्सी शोषण है। वहीं अगर हम इसको पायरूवेट को पूर्ण ऑक्सीजन दे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ये टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, और यही क्या है, इसका पूर्ण ऑक्सीकरण है। यानी पूर्ण ऑक्सीकरण, और ये जो क्रिया होती है पायरूवेट को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ते हैं, तो ये जो क्रिया है पायरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत। यानी ऑक्सीशोषण जो होता है वो कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और अनॉक्सीशोषण कहाँ पर होगा, कोशिका द्रव में, है ना। तो अब हम लोग अनॉक्सीशोषण और ऑक्सीशोषण को देख लेते हैं, उसका अंतर क्या है दोनों के बीच। देखो, शोषण का मतलब ग्लूकोज को तोड़कर उससे एनर्जी की प्राप्ति करना ही शोषण कहलाता है। अब ग्लूकोज हमारे कोशिकाओं में जमा रहता है, कहाँ से आते हैं, तो पोषण के माध्यम से जो पोषक तत्व हैं उसी के अवशोषण से ग्लूकोज बनते हैं। अब ऑक्सीशोषण या वायवीय शोषण क्या होगा, ऐसा शोषण जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है उसे हम लोग ऑक्सीशोषण कहते हैं। ऑक्सीशोषण में क्या होगा, तो ऑक्सीशोषण में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, और जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो अंतिम रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O यानी जल बनता है। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें पहले ग्लूकोज जो है हमारा C6H12O6 ग्लूकोज से बनेगा क्या, पायरूवेट, और फिर पायरूवेट से क्या बनेगा, CO2 और H2O। क्यों बनेगा पायरूवेट से CO2, क्योंकि ऑक्सीजन की पूर्ण उपस्थिति है। देखिए तो वायवीय शोषण में क्या होता है, अब देखो ग्लूकोज से पायरूवेट जो टूटता है ये तो क्या होगा, ये क्रिया किस में होगी, कोशिका द्रव में, लेकिन पायरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी वायवीय शोषण अंतिम रूप से कहाँ संपन्न होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब हम लोग समझते हैं अनॉक्सी शोषण के बारे में। तो अनॉक्सी शोषण का क्या मतलब, ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण, यानी जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं मिलेगा, यानी ऑक्सीजन आसानी से नहीं मिलता है, जब ऑक्सीजन का अभाव या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तो ग्लूकोज पूर्ण रूप से नहीं टूट पाता है। ऐसे में जो ऊर्जा बनता है उसकी मात्रा कम होती है, यानी कम ATP बनता है। अब ऑक्सीजन के अभाव में क्या बनता है, तो लैक्टिक अम्ल बनता है, लैक्टिक अम्ल। और यही लैक्टिक अम्ल क्या होता है, हमारी मांसपेशियों में जमा रहता है और तब हमें दर्द का अनुभव होता है। यानी जब हम खूब दौड़ते हैं तो जितना तेज़ी से हम काम कर रहे होते हैं उतना तेज़ी से ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाता, इसीलिए हम थक जाते हैं। और हम थकते इसीलिए हैं क्योंकि जब ऑक्सीजन सही से नहीं मिलता है तो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है, और ग्लूकोज ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल बन के हमारी मांसपेशियों में जमा हो जाता है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये कार्बन डाइऑक्साइड और किस में टूटता है, इथेनॉल में, या जिसको एथिल अल्कोहल बोलते हैं, इसमें टूट जाता है और ये जमा हो जाता है हमारे शरीर में। तो अनॉक्सी शोषण में क्या क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल और लैक्टिक अम्ल। कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल बनता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और लैक्टिक अम्ल ऑक्सीजन के अभाव में, और इसमें ATP का निर्माण कम होता है। और अंतिम रूप से ये दोनों जो क्रियाएं हैं ये अंतिम रूप से कहाँ होती है, कोशिका द्रव में। यानी वायवीय शोषण कहाँ पूरा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और अवायवीय शोषण कहाँ पूरा हो जाता है, कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में। तो इस तरह से हम अगर अंतर लिखना चाहें तो वायवीय शोषण जो होता है, वायवीय शोषण 2 चरणों में पूरा होते हैं। प्रथम चरण जो उनका होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज से पायरूवेट का बनना, जो कि कहाँ, वो कोशिका द्रव में होगा। फिर पायरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण जो कि कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसमें ज़्यादा ATP बनेगा। अवायवीय शोषण जो है वो कहाँ पूर्ण होता है, कोशिका द्रव में ही पूर्ण होता है। इसमें ऑक्सीजन के अभाव में क्या होता है, पायरूवेट से लैक्टिक अम्ल बनता है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरूवेट से इथेनॉल या एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है।
लैक्टिक अम्ल के हमारे शरीर में मांसपेशियों में जमा होने से ही हमें थकान की अनुभूति होती है। तो अब हम लोग समझते हैं पौधों में पोषण के बारे में। तो देखिए ये पौधा है जिसमें ये इसकी पत्ती है, ये क्या है, तना है, और नीचे इसका जड़ है जो भूमि के अंदर है, और ये इसका क्या है, फूल है। अब देखो जीव कोई भी हो, सजीव का मतलब क्या, जीव जंतु, सजीव या इसी को जीव बोलते हैं। सजीव का मतलब पेड़ पौधा या जीव जंतु, कोई भी हो, श्वसन क्रिया में क्या होता है, वो ऑक्सीजन गैस ही लेगा। श्वसन क्रिया में कौन सा गैस लेता है, ऑक्सीजन गैस लेता है, और लास्ट में कौन सा गैस छोड़ता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, चाहे वो पेड़ पौधा हो या जीव जंतु हो। पत्तियों में ना छोटा छोटा छिद्र होता है, उसको हम लोग एस्टोमाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टोमाटा। और जो हमारा तना है इसमें भी छोटा छोटा छिद्र होता है, या इसको हिंदी में रंध्र बोलते हैं। तना में भी छोटा छोटा छिद्र होता है जिसको कि वात रंध्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वात रंध्र, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग लेंटिसेल्स, लेंटिसेल्स। और जो हमारा जड़ है इसमें पाया जाता है मूल रोम। क्या होता है, मूल रोम। तो मूल रोम को इंग्लिश में क्या बोल देंगे, रूट हेयर्स। हेयर माने बाल, ये बाल की तरह संरचना होती है। जैसे ये जड़ है इसी में छोटा छोटा करके मूल रोम होता है। अब देखिए चाहे पत्तियों में जो छिद्र है कौन, रंध्र या वात रंध्र, जो तना में छिद्र है, या जड़ में जो पाया जाता है मूल रोम, इसमें अलग अलग क्या होता है, अलग अलग श्वसन होता है। अलग अलग श्वसन कहने का मतलब पत्ती अलग शोषण करता है, वायुमंडल से क्या करेगा, O2 प्राप्त कर लेगा और अंदर ग्लूकोज को तोड़ के जो CO2 निकलता है उसको बाहर निकाल देता है। तना में अलग से क्या होता है, तना जो भी है, तना वायु के संपर्क में है तो अपना O2 लेता है और CO2 छोड़ता है। वैसे ही मूल रोम भी क्या करेगा, O2 ग्रहण करेगा और CO2 छोड़ेगा। अब दिन के समय में ये सब जो CO2 है, दिन के समय में ये सब फिर से पत्तियों द्वारा क्या ग्रहण कर लिए जाते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए, और फिर पत्तियों का जो रंध्र है उससे अंतिम रूप से क्या निकलता है, O2। तो दिन में जितने भी पौधे होते हैं उसके रंध्र से क्या निकलते हैं, तो ऑक्सीजन निकलते हैं। लेकिन रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, इसके वजह से रात में क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधों के नज़दीक आप दिन में ही सोइए, रात में नहीं, क्योंकि दिन में वो हमें ऑक्सीजन देगा लेकिन रात में वो भी सांस लेगा तो क्या करेगा, CO2 ही देगा। तो दिन में और राम लिख दिए, रात में। रंध्र जो है पत्तियों का, पत्ती का रंध्र दिन में क्या देता है, ऑक्सीजन गैस, और रात में क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड दिन में भी देता है, लेकिन दिन में जो कार्बन डाइऑक्साइड देता है उसका फिर पत्ती में ही उपयोग हो जाता है प्रकाश संश्लेषण के रूप में, तो फिर वो अंतिम रूप से क्या निकलता है, O2। तो दिन में इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब पौधों और जंतुओं की बात करें कि पौधों में और जंतुओं में किसमें श्वसन तीव्र गति से होता है, तो किसमें होता है, जीवों में या जंतुओं में। जंतु में श्वसन तीव्र होता है, श्वसन गति तीव्र होती है, और पादप यानी पौधों में क्या होती है, श्वसन गति मंद होती है, श्वसन गति मंद होती है। तो अब हम लोग जंतुओं में और पादप में अगर अंतर पूछेगा तो क्या बोल देंगे कि जो पौधे होते हैं उसके प्रत्येक भाग में अलग अलग श्वसन होता है, लेकिन जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। अब पौधों में श्वसन गति मंद होती है, जंतुओं में क्या होती है, तीव्र होती है। पादप में साधारण विसरण प्रक्रिया द्वारा श्वसन हो जाता है, जंतुओं में हमेशा साधारण विसरण प्रक्रिया द्वारा श्वसन नहीं होता है। अब जंतुओं में अलग अलग तरह के जंतु होते हैं, तो अब हम देखते हैं जंतुओं में श्वसन के बारे में। जंतुओं में श्वसन, तो जंतुओं में मुख्य रूप से 3 श्वसन अंग होते हैं। कितने होते हैं, 3। पहला होता है श्वास नली, या श्वास नली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। श्वास नली या ट्रेकिया। ट्रेकिया द्वारा किस में श्वसन होता है, तो जो हमारे कीट होते हैं, जो हमारे तिल चट्टे होते हैं, तिल चट्टे, इसमें किसके द्वारा, जितने भी कीट पतंग हैं तिल चट्टे हैं उसमें किसके द्वारा, श्वास नली या ट्रेकिया के द्वारा श्वसन होता है। फिर आता है क्या, गिल्स। गिल्स यानी गलफड़ा। गलफड़ा के द्वारा जो मछली यानी जल में जो जीव रहते हैं, जैसे मछली हो गया, झींगा हो गया, है ना, मछली, झींगा, और जैसे मछली हो गया, झींगा हो गया, सीप हो गया, इन सबों में किसके द्वारा होता है,
श्वसन तो गिल्स के द्वारा। अब उसके बाद एक आता है फेफड़ा के द्वारा। फेफड़ा के द्वारा जैसे कि मनुष्य, मेढक, जैसे मनुष्य, मेढक वगैरह जो भी है, या सांप हो गया, है ना, इन सबों में किसके द्वारा श्वसन होता है? तो फेफड़ा के द्वारा होता है। अब देखिए, मेढक एक ऐसा जीव है, इसमें फेफड़ा के द्वारा भी होता है, इसके त्वचा से भी होता है, और इसके मुख, या मुख में क्या, मुख में स्पेशली याद रखिएगा ग्रसनी, ग्रसनी के द्वारा भी श्वसन होता है। अब हम लोग समझते हैं मानव में श्वसन किस प्रकार होता है। यही हमारा क्या है, लास्ट टॉपिक है आज का, मानव में श्वसन यानी रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक चित्र। तो देखिए, मानव में श्वसन के लिए जो अंगों का समूह है, अंगों के समूह को क्या कहते हैं? अंग तंत्र, यानी श्वसन तंत्र जो है, इसमें सबसे पहले आता है क्या? नासा गुहा, यानी नाक का जो भाग है ये नासा गुहा। नासा गुहा के बाद आएगा ग्रसनी, ग्रसनी के बाद क्या आता है? ग्रास नली, ग्रास नली के बाद क्या आता है? ये ब्रोंकस, क्या आता है? ब्रोंकस, ब्रोंकस के बाद आता है ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स के बाद आता है वायुकोष्ठ, है ना। तो ये सभी क्या है? श्वसन तंत्र के भाग हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमारा क्या है? एक नाक होता है, और नाक में क्या? दो छेद होता है बीच में। देखो हमारा क्या है, ये अगर नाक है तो नाक में क्या होगा? दो छिद्र होगा। तो नाक का जो छिद्र है इसको हम लोग बोलते हैं नासा छिद्र। क्या बोलते हैं? नासा छिद्र। अब नासा छिद्र के अंदर का ये जो भाग है, इस पूरे को बोलते हैं नासिका वेश्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नासिका वेश्म। तो हमारे अंदर नासिका वेश्म कितने हैं? दो हैं। एक मतलब हमारे अंदर नासिका वेश्म यानी छिद्र दो है, उसके अंदर का भाग, ये वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है? नासा छिद्र। नासा छिद्र के अंदर के भाग को हम लोग बोलते हैं नासिका वेश्म। और नासिका वेश्म, ये जो नासिका वेश्म की संख्या कितनी है? दो है। और बीच में जो आपको दीवार टाइप का दिख रहा है, जो दोनों नासिका वेश्म को अलग करता है, इसको नासा पट्टिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नासा पट्टिका। नासा पट्टिका दोनों नासा वेश्म को अलग करता है। अब नासा वेश्म के अलग अलग भाग होते हैं। इसके आगे अगले भाग को हम लोग बोलते हैं प्रकोष्ठ। क्या बोलते हैं? प्रकोष्ठ। इसके बीच वाले भाग को हम लोग बोलते हैं घ्राण क्षेत्र। क्या बोलते हैं? घ्राण क्षेत्र। और इसके अंतिम भाग को हम लोग बोलते हैं श्वसन क्षेत्र। क्या बोलते हैं? श्वसन क्षेत्र। देखो, घ्राण क्षेत्र जो है यह हमें सूंघने में मदद करता है, जिसका सूंघने में क्या करता है? मदद करता है। तो जिसका घ्राण क्षेत्र ज़्यादा होगा वो अच्छे से सूंघ पाएगा। जैसे कुत्ता और का घ्राण क्षेत्र क्या होता है? बड़ा होता है, इसलिए वो जल्दी सूंघ लेता है और अच्छे से सूंघता है। हमारा घ्राण क्षेत्र थोड़ा कम होता है, इसलिए थोड़ा कम सूंघते हैं। अब देखिए, तो नासा वेश्म का ये 3 गो भाग हो जाता है। नासा पट्टिका आपने समझ लिया, नासा छिद्र भी आपको समझ आ रहा है। अब प्रकोष्ठ जो है, प्रकोष्ठ देखिए अगला भाग है, और अगला भाग नाक में देखिएगा तो क्या? केस रहता है, यानी बाल रहता है। यानी ये प्रकोष्ठ जो है ये कैसा होता है? रोम युक्त। रोम यानी बाल, रोम युक्त, या इसी को क्या कह सकते हैं आप लोग? बाल युक्त। तो पहला जो भाग है ये हमारा रोम युक्त और बाल युक्त होता है। और दूसरा भाग नाक के अंदर आपको श्लेष्मा बताए थे, उसी पहले अध्याय में। श्लेष्मा यानी जो चर्बी टाइप का चीज़ रहता है उसको हम लोग श्लेष्मा बोलते हैं, चिपचिपा टाइप का। तो वो वाला भाग कहाँ पर आता है? तो श्लेष्मा, या जिसको म्यूकस बोलते हैं, श्लेष्मा, ये कहाँ पर होता है? हमारे श्वसन क्षेत्र में होता है, जो कि नासिका वेश्म का तीसरा भाग है। ओके, तो इतना हमने समझ लिया।
ये संपूर्ण इस पूरे क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, नासा गुहा बोलते हैं। अब देखिए, तो ये पूरा क्षेत्र हमारा क्या हो गया, नासा गुहा। यहाँ पर होगा नासा छिद्र और बीच में होगा कहीं नासा पट्टिका और आजू बाजू दो जो होगा वो हमारा नासिका वेश्म होगा। नासिका वेश्म के आगे देखो इधर से क्या है, मुंह वाला रास्ता है ये, और ऊपर ये क्या है, नाक वाला रास्ता। मुंह वाला रास्ता और नाक वाला रास्ता यानी मुख गुहा और नासा गुहा जिस स्थान पर एक दूसरे से मिल जाता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रसनी, या इंग्लिश में इसी को फेरिंग्स बोलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ग्रसनी। अब ग्रसनी के नीचे जो होता है दो मार्ग खुल जाता है, जिसमें एक पहला मार्ग है, ये एक क्या होता है, ढक्कन से बंद होता है। इस ढक्कन को बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। और ये जो भाग बंद होता है इसको हम लोग बोलते हैं श्वास नली, या इसी को ट्रेकिया बोला जाता है। श्वास नली या ट्रेकिया। और दूसरा जो हिस्सा है ये कहलाता है हमारा ग्रास नली। ओके, तो ग्रसनी के बाद दो रास्ते खुल जाते हैं। तो दो रास्तों में क्या, ये जो द्वार है श्वास नली का जो द्वार है इसको कंठ द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंठ द्वार। अब ये कंठ द्वार जो है हमारा, या सिंपल इसको कंठ आप बोल सकते हैं। तो कंठ जो है हमारा, कंठ, इस कंठ के यानी श्वास नली का जो मुंह है, जैसे देखिए यहाँ पर ओपनिंग है इसका। ग्रसनी के बाद दो रास्ते खुलेंगे, एक क्या, श्वास नली का और एक ग्रास नली का। श्वास नली का जो है द्वार यानी कंठ एपिग्लोटिस नाम की एक पट्टी से क्या होता है, बंद होता है। ये खुलता और बंद होता रहता है, डिपेंड करता है कि जैसे अगर यहाँ खाना आ गया तो खाना को ग्रास नली में जाना है तो बंद हो जाएगा। अब यहीं हम नाक से करेंगे तो हवा अगर आ गया, मान लीजिए ऑक्सीजन, तो इसको किस में, इसमें जाना है तो ऑक्सीजन रहेगा, तो ये खुला हुआ ही रहता है। तो कंठ का जो द्वार है, कंठ का द्वार, उस द्वार पर क्या है, कंठ के द्वार पर है एपिग्लोटिस जो इसको बंद करता है। अब कंठ का ऊपरी भाग यानी श्वास नली के ऊपरी भाग में इस तरह की एक संरचना होती है, इस तरह घड़ा टाइप का एक क्या होता है, संरचना होता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्वर यंत्र। क्या बोलते हैं, स्वर यंत्र, या इंग्लिश में इसको लैरिंग्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लैरिंग्स। तो लैरिंग्स या स्वर यंत्र का काम होता है आवाज़ को बनाना, है ना। इसमें दो को क्या रहता है, वाक तंतु होता है जिससे आवाज़ बनता है। उतना आपको नहीं जानना है, बस ये जानना है कि जो हमारा स्वर यंत्र होता है वो कहाँ पर होता है, हमारा जो ग्रास नली लिख दिए, ग्रास नली नहीं, यहाँ श्वास नली होगा जिसको ट्रेकिया बोलते हैं। श्वास नली का जो पहला भाग होगा वो क्या होगा, हमारा स्वर यंत्र होगा। तो हमारा जो हवा होता है वो पहले कहाँ जाएगा, नासा गुहा में। नासा गुहा से आता है ये वाला भाग जिसमें मुंह और नासा गुहा दोनों खुलता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। तो उसके बाद कहाँ आता है, पहले यहाँ आएगा फिर ग्रसनी में, ये हमारा स्वर यंत्र कहलाता है। जो हमारा श्वास नली है इसका जो पहला भाग है वो हमारा क्या कहलाता है, स्वर यंत्र कहलाता है। ओके, देन इसके बाद जो हमारा ये जो भाग है ये हमारा क्या है, श्वास नली ही है। श्वास नली आगे चल के दो भागों में बढ़ता है। तो जिस स्थान पर ये दो भाग में बढ़ता है उस स्थान को हम लोग ब्रोंकस बोलते हैं। ब्रोंकस, क्या बोलते हैं, ब्रोंकस। अब ब्रोंकस आगे क्या करता है, दो फेफड़े में चला जाता है। अब ये फेफड़ा क्या है, देखो फेफड़ा में जाता है। एक्चुअली हमारा जो ये पूरा ये हाथ हो गया, मान लीजिए ये गला, ये मुंह, तो इसको दो भाग में बांटने वाला एक इलास्टिक की बनी संरचना होती है। ये इलास्टिक संरचना जो हमारे शरीर को दो भाग में बांट रहा है, यानी पेट को दो भाग में बांटता है। तो ये जो भाग है इसका नाम होता है क्या, डायफ्राम। क्या होता है, डायफ्राम। डायफ्राम के ऊपर की गुहा को हम लोग वक्ष गुहा कहते हैं और नीचे की गुहा को हम लोग उदर गुहा कहते हैं। क्या बोलते हैं, उदर गुहा। तो पूछता है कि हमारा फेफड़ा वक्ष गुहा में होता है कि उदर गुहा में, तो देखिए फेफड़ा क्या है, डायफ्राम के ऊपर है तो वक्ष गुहा में होगा। उसके अलावा जो हमारा स्टमक यानी क्या, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, मलद्वार, ये सब जो होता है ये हमारा उदर गुहा में होता है। अब ये हमारा डायफ्राम है जो किसकी बनी संरचना है, इलास्टिक की बनी संरचना होती है।
तो ब्रोंकस के बाद 2 भाग में बढ़ता है, मतलब हमारा श्वास नली 2 भाग में बटे तो उसको ब्रोंकस बोलते हैं। अब ब्रोंकस जो होता है फेफड़े के अंदर प्रवेश कर जाता है और कई भागों में बढ़ जाता है। अब ब्रोंकस जिन छोटे छोटे भागों में बढ़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स अंतिम रूप से क्या करता है, अति सूक्ष्म संरचना में खुलता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, वायुकोष्ठ। इस तरह की कुछ संरचना होती है जिसको हम लोग बोलते हैं वायुकोष्ठ। अब ये हमारा वायुकोष्ठ जो है, इसके वायुकोष्ठ के सामने क्या होता है, हीमोग्लोबिन का जाल होता है। किसका, हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन हमारे लाल रक्त में पाया जाता है। लाल रक्त का जाल बोल सकता है या हीमोग्लोबिन का जाल होता है। हीमोग्लोबिन का जाल कहाँ पर होता है, वायुकोष्ठ के सामने। तो देखिए कैसे कैसे हमारा जो हम सांस लेते हैं कहाँ कहाँ जाता है। तो जो हम सांस लेते हैं वो सबसे पहले जाएगा नासा गुहा में। कहाँ जाता है, नासा गुहा में। नासा गुहा के बाद जाएगा ग्रसनी में, और ग्रसनी के बाद चला जाता है श्वास नली में। श्वास नली के बाद जो है 2 भाग में श्वास नली बढ़ती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकस। ब्रोंकस में चला जाता है, और ब्रोंकस क्या करता है, 2 फेफड़ों में चला जाता है, और फेफड़ा के अंदर जब ये कई भाग में बढ़ता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स। अब ये ब्रोंकियोल्स जो है अंतिम रूप से कहाँ पर खुलता है, वायुकोष्ठ में। कहाँ पर, वायुकोष्ठ में। और वायुकोष्ठ में क्या होता है, यहाँ कहाँ, वायुकोष्ठ में यहाँ हीमोग्लोबिन का या क्या बोल सकते हैं, लाल रक्त का जाल बिछा हुआ होता है। जाल बिछा होता है, तो यहाँ हीमोग्लोबिन का जाल बिछा होता है। अब देखो हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन गैस। तो सांस में हम लोग लेंगे ऑक्सीजन, वो इसी मार्ग से यहाँ तक वायुकोष्ठ तक आएगा, और उसके बाद वो क्या करेगा, हीमोग्लोबिन का जो सूत्र होता है वो होता है Hb। तो उसके बाद ये ऑक्सीजन क्या करेगा, Hb यानी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगा और बना लेगा क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसी को शुद्ध रक्त भी बोलते हैं, शुद्ध रक्त। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, और फिर ये क्या करता है, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक जाता है। कहाँ तक जाता है, कोशिका तक। अब कोशिका तक ये क्या करेगा, HbO2 यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर आया है। जब कोशिका के नज़दीक जाता है तो इससे ऑक्सीजन अंदर चला जाता है, और ये ऑक्सीजन अंदर में जाकर क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ देता है, और ग्लूकोज को तोड़ता है तो कौन सा गैस बनता है, CO2 गैस। तो Hb से क्या हुआ, ऑक्सीजन अंदर चला जाता है, और फिर ये अंदर जाकर ग्लूकोज को तोड़ता है तो ऊर्जा बनता है, और जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से क्या करता है, इस Hb यानी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का निकलकर कोशिका के अंदर प्रवेश करना, और कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड का निकलकर हीमोग्लोबिन से पुनः जुड़ जाना, ये क्रिया कहलाता है विसरण। क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर विसरण होता है, और विसरण के माध्यम से क्या, यहाँ पर ऑक्सी के जगह आप कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो इधर से HbO2 गया था, अब इधर से क्या, CO2 आएगा और बनाएगा HbCO2, जिसको क्या बोलेंगे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, या इसी को क्या बोल देंगे, अशुद्ध रक्त हीमोग्लोबिन। अब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पुनः वैसे ही आता है, और कहाँ पर आता है, वायुकोष्ठ में आता है, और वायुकोष्ठ से फिर जाएगा ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल से ब्रोंकस, ब्रोंकस से श्वास नली, श्वास नली से ग्रसनी, और ग्रसनी से कहाँ, नासा गुहा, और उसके बाद हमारे शरीर से बाहर चला जाता है। अब देखो ये बाहरी वातावरण है, बाहरी वातावरण से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का आना कहलाता है इंस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन का आना क्या कहलाता है, बाहरी वातावरण से हमारे
नाक के अंदर ऑक्सीजन का आना इंस्पिरेशन, और हमारे नाक से कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण में जाना कहलाता है एक्सपायरेशन। क्या कहलाता है? एक्सपायरेशन। तो इंस्पिरेशन आपको समझ आया, बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन का हमारे शरीर में आना। इंस्पायरेशन हमारे शरीर से बाहरी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का जाना एक्सपायरेशन। और इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग क्या होता है? ऑक्सीजन का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना। ब्रीदिंग और श्वसन में यही अंतर है। श्वसन का मतलब सिर्फ ऑक्सीजन को ग्रहण करना या कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना नहीं होता है। श्वसन का मतलब ग्लूकोज को तोड़कर उससे एनर्जी प्राप्त करना, जबकि ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग है ऑक्सीजन का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना। ब्रीदिंग दो तरह का, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन में ऑक्सीजन अंदर आता है, एक्सपायरेशन में CO2 शरीर से बाहर जाता है। तो इसको भी आपने देख लिया। तो इसी के साथ हमारा जो ये अध्याय है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।